हेलो, एनडीसी ईडीयू प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम जो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट था उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। इसके बारे में किसने बताया? डे ब्रोगली ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। डे ब्रोगली ने ये एक्सप्लेन किया कि जैसे लाइट जो होता है, सनलाइट है या फिर रे लाइट की हम बात करें, उसमें फोटोन की बात कर ली थी और रेज की भी कर ली थी। ये कुछ फोटोन से एक्सप्लेनेशन हो रहा था और कुछ रेज की वजह से। वैसे ही हर एक मैटर, हर एक पार्टिकल क्या करता है? ड्यूअल नेचर शो करता है। हर एक पार्टिकल जो है, हर एक मैटर जो है, दोनों नेचर शो करेगा। कौन से? वेव की फॉर्म भी करेगा और पार्टिकल नेचर भी शो करेगा। जो भी मैटर होगा वो क्या करेगा? पार्टिकल की फॉर्म भी शो करेगा और वेव की फॉर्म भी शो करेगा। क्योंकि सनलाइट ये क्या है, हमारे पास कुछ जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, इंटरफेक्शन है, ये सारे के सारे क्या है? दोनों प्रॉपर्टीज अगर हो, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, रमन इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे के सारे जो इफेक्ट हैं वो ओनली वन नेचर से शो नहीं कर सकते, वन नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ड्यूअल नेचर होगी लाइट की तो ही शो हो पाएंगे, क्योंकि कुछ जो है वो पार्टिकल नेचर से शो होते हैं और कुछ जो है अगर एक्सप्लेन करें तो वेव नेचर से शो होंगे। तो उन्होंने ये बताया कि हर एक मैटर जो भी प्रेजेंट है वर्ल्ड में वो क्या होता है? दोनों नेचर रखता है, वेव भी और पार्टिकल भी। दोनों की कैपेसिटी होती है, जैसे जैसे उसको फॉर्म करना होता है, शो करना होता है, वो नेचर उसकी शो हो जाती है। अब जैसे ये हो कि माइक्रोस्कोप जो भी ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन वगैरह है, प्रोटॉन वगैरह, इनका क्या है? मास बहुत कम है। मास बहुत कम है, इसलिए वेवलेंथ क्या मिलती है? ज़्यादा मिलती है। अब जैसे मैक्रोस्कोप की बात करें, हमारे पास ये मार्कर है या फिर हमारी बॉडी है जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो वो जो है उनका मास ज़्यादा होने की वजह से उनकी वेवलेंथ बहुत कम आएगी, तो वो बहुत कम वेव जो है वो शो कर पाएंगे, वेव फॉर्म। वैसे हम बात करें इसकी तो इन्होंने ये क्या बताया? हमारे पास दोनों के दोनों ही शो करते हैं, यानी पार्टिकल नेचर भी शो करेंगे और दोनों ही करेंगे। हमारे पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या थी? लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन यू। ये हम कल देख चुके थे और हम ये भी देख चुके थे कि जो वेवलेंथ है वो क्या निकल रही थी? एच अपॉन एम वी। ये देखा था हमने, जहाँ पे एच प्लांक कांस्टेंट, एम जो मास ऑफ पार्टिकल, वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और लैम्डा क्या था? वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। हमने देखा था कि मोमेंटम जो है पी इज इक्वल टू एम ई, ये था, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। और इसके बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म भी देखी थी कि पी इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट 2m के। तो यहाँ पर वेवलेंथ को क्या लिखा था? एच अपॉन अंडर रूट 2m के। ये हमने फॉर्म कल देख ली थी, जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी फॉर्म में या फिर वेलोसिटी की फॉर्म में, ये हम देख चुके थे। और यहाँ पर जो वेवलेंथ मिलती है वो हमें किस में मिलती है? मीटर में मिलती है। यहाँ पर m क्या हो जाएगा? मास ऑफ पार्टिकल, v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, h प्लांक कांस्टेंट, जो p है वो हो जाएगा मोमेंटम, k काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी फिर फाइंड ही कर सकते हैं, जो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन वी है। ये हमने किया कहाँ से था? उन्होंने जो था आइंस्टाइन जो थ्योरम थी, मास एनर्जी थ्योरम थी, मास एनर्जी रिलेटिविटी, वहाँ से उन्होंने क्या किया था? जो प्लांक ने रूल दिया था, प्लांक क्वांटम रूल थ्योरी, उसको इक्वल किया था और वहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी निकला था। यहाँ तक हम कर चुके थे। उसके बाद में अगर हम ये देखते हैं कि अगर हमारे को चार्ज दिया हुआ हो, तो हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करें। ये बोल दी कि कोई चार्ज पार्टिकल है, क्यों चार्ज है जिस पर, वो स्टैटिक है और उसको हम क्या दे रहे हैं? वी पोटेंशियल दे रहे हैं। कि हमारे पास क्या है? क्यों चार्ज है और इसको हमने क्या दिया? वी पोटेंशियल दिया। अगर हम वी ग्रेटर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये मान लेना कि ये क्या है? पोटेंशियल है। और अगर स्मॉल लिखा हुआ है तो वो क्या है? वेलोसिटी है। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? अब ये क्या देगा? अगर हमारे करंट मिल रही है, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो क्या होगी? करंट सप्लाई होगी। करंट सप्लाई होने का मतलब उस कंडक्टर में, उस वायर में जो करंट प्रेजेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो फ्लो होने लग जाएंगे, तो करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो पोटेंशियल देने का मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी? हमारे पास एनर्जी क्या होती है हमारे पास? क्यू वी। यही लिखते हैं क्यू वी, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई टी, जहां पे वी क्या है? पोटेंशियल, आई करंट और टी क्या है? टाइम। और हम आई को क्या लिख सकते हैं? क्यू अपॉन टी, ये लिख सकते हैं। तो टी से टी कैंसिल हो जाए तो हमारे पास क्या बचेगा? क्यू वी बचेगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे एनर्जी को। अब हमारे पास ये है क्या? काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है पोटेंशियल देने के बाद में। हमारे पास ये क्या मिल गई? काइनेटिक एनर्जी मिल गई। हमारे पास ये वेवलेंथ की वैल्यू क्या थी? एच अपॉन अंडर रूट 2m के। हम यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? ये लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। अब ये हो सकता है कि क्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, मास वो जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, डिफरेंट हो सकते हैं। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें कैलकुलेशन के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। अगर ये इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ लें डायरेक्ट ही, तो जहाँ क्या है एच तो प्लांक कांस्टेंट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.62 या 3 लिख सकते हो, इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये हो जाएगा। टू कांस्टेंट है ही। एम क्या हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और हमारे पास क्यू क्या हो जाएगा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। तो यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ क्या मिलेगी 12.26 अपॉन अंडर रूट पोटेंशियल ये वी मीटर, ये हमारे पास ये मिलेगा। इस तरीके से हम कर लेंगे, ये एंगस्ट्रॉन में मिल जाएगी हमारे पास, ये वेवलेंथ मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली भी इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे को ये कंडीशन मिल गई, तो हमारे को यहाँ से ड्यूअल नेचर से क्या क्या फॉर्मूले मिले, 3 फॉर्मूले मिल गए। पोटेंशियल की फॉर्म में मिल गया, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल गया, और अगर मास और वेलोसिटी दे रखी है तो मिल गया। अगर अब आपको ये बोल दे कि आप लोग क्यों नहीं नेचर शो करते वेव्स का, तो उसका रीज़न क्या हो जाएगा, मास ग्रेटर होने की वजह से, मास ग्रेटर होने की वजह से वेवलेंथ जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, लेस मिलेगी। वेवलेंथ क्या मिलेगी, लेस। और वेवलेंथ लेस है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाएगी वेव, इसलिए वो जो मैक्रोस्केप पार्टिकल है यानी बड़े साइज के पार्टिकल है जिनको नेक्ट आई से देख सकते हैं, वो क्या करते हैं वेव्स फॉर्म शो नहीं करते हैं। ये इनकी कंडीशन मिलेगी। फिर जो एक बोर ने बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है h/2π का इंटीग्रल पार्ट होता है। इट मीन्स mvr इज इक्वल टू nh/2π, यानी जो एंगुलर मोमेंटम है कौन ये स्विंग है वो क्या होगा h/2π का पूर्ण गुणज होगा। कंप्लीट इंटीग्रल मिलेगा हमारे पास nh/2π। यहाँ से भी ये भी किन्होंने एक्सप्लेन किया, ये भी बोर ने यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया था किस तरीके से इनको किस फॉर्म में लिया था, वेव की फॉर्म में ले लिया था। कैसे, अगर यहाँ से हम क्या देखें mvr मिल रहा है, जहाँ पर हमारे पास मोमेंटम क्या था p इज इक्वल टू mv, जहाँ पे क्या है m मास ऑफ पार्टिकल एंड v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, r क्या मिल जाएगा ऑर्बिट की रेडियस मिल जाएगी, और h/2π ये क्या हमारे पास ये कांस्टेंट है ही, h प्लांक कांस्टेंट है। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं 2πr इज इक्वल टू nh/mv, ये हम लिख सकते हैं। इसको क्या किया हमने mv जो है उसको नीचे की तरफ ले गए और 2π को क्या कर लिया ऊपर की तरफ ले आए। तो इसको h/2π h अपॉन जो mv है h/mv, इसको हम क्या लिख सकते हैं ड्यूअल नेचर जो था लेमडा इज इक्वल टू h/mv, दे ब्रोगली के अकॉर्डिंग ये था। वेवलेंथ इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर कोई v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m मास है उस पार्टिकल का तब। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 2πr इज इक्वल टू एन लेमडा, या फिर हमारे पास क्या मिल जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 2πr/n, ये मिल गया हमारे पास 2πr/n। इस तरीके से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं किसी भी रेडियस। और अगर हमारे को ऑर्बिट सेल दिया होगा कौन सा है, तो ये भी किसने एक्सप्लेन कर दिया था, देव ब्रोगली ने एक्सप्लेन कर दिया था, ये कंडीशन थी। अब हम एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं किस तरीके से सोल्व करेंगे। अगर आपको दिया हुआ हो, आपको ये बोल दिया कि आपके पास क्या है एक 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, अभी देख लेते हैं कैसी वेवलेंथ मिलेगी। आपके पास क्या है 10 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, एक मैटर है, और वो क्या कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है मूव कर रहा है। वेलोसिटी कितनी देर की 30 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो इसकी क्या करो वेवलेंथ फाइंड करो। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो सकता है, अगर हमारे पास ये दिया हुआ है तो ये होगा लेमडा इज इक्वल टू h/mv, क्योंकि हमारे को क्या दिया हुआ है तो मास दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है 10 किलोग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 10 किलोग्राम। और उसके बाद में हमारे पास वेलोसिटी कितनी दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड, और ये h की वैल्यू क्या है 6.626 या फिर 63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये सारी क्या है हमारे पास कौन सी यूनिट में, सारी SI यूनिट में होगी। अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं वेवलेंथ को। तो वेवलेंथ क्या मिलेगी 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड अपॉन m कितना है 10 किलोग्राम, और v कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वेवलेंथ किस में मिलेगी मीटर में मिलेगी, और बहुत कम मिलेगी। कितनी मिल रही है देखो, ये यहाँ पर कितना हो गया लेमडा इज इक्वल टू ये 3 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 2.21, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। अब यहाँ क्या हो गया 10 की पावर 2 हो गई, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -36, तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या मिलेगी 2.21 इंटू 10 की पावर -36 मीटर। 10 की पावर -36 बहुत कम होता है। ये तो हमने मास बहुत कम लिया है, 10 किलोग्राम लिया है। अगर सोचो किसी अच्छे कोई इंसान है उसका ले लें हम कि 60 किलोग्राम या
70 किलोग्राम उसका वेट लें, फिर वो इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इतनी वेलोसिटी हो नहीं सकती, बहुत है ये, इससे कर रहा है या फिर इससे कम ले लें, तो यहाँ पर वैल्यू देखो कितनी मिल रही है वेवलेंथ की, 10⁻36 मीटर मिल रही, जो कि क्या है, बहुत कम है। इसलिए क्या होते हैं, जिनका वेट मास इंक्रीज होने की वजह से वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन के लिए मास कितना होता है, अगर इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो कितना मिलेगा, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम ये मिलेगा, जो बहुत ही कम है। तो ये इजीली वेव की फॉर्म में हो जाएगा, इजीली स्पीड गेन कर लेगा, हम करवा सकते हैं, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तब मास कम होने की वजह से वेवलेंथ हमें बहुत ज़्यादा मिलेगी। इस वजह से ये क्या करते हैं, इजीली वेव जो नेचर है वो शो कर देते हैं। इसके बाद में हम न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, द मास ऑफ ए पार्टिकल इज 1 मिलीग्राम एंड इट्स वेलोसिटी इज 3 × 10⁵ सेंटीमीटर/सेकेंड। व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इफ h इज इक्वल टू 6.63 × 10⁻27 erg/सेकेंड। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, मास किस में दिया हुआ है, मिलीग्राम में दिया हुआ है, इट मीन्स ग्राम से भी छोटी यूनिट है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करने, क्योंकि हमारे पास ये यूनिट क्या दी हुई है, ये भी हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, CGS यूनिट है, और एर्ग भी क्या है, CGS यूनिट है, तो हम इसको CGS में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेवलेंथ का अगर फॉर्मूला लिखें अकॉर्डिंग टू दे ब्रोगली, H/mv ये मिलेगा। हमारे पास H की वैल्यू दी हुई है कितनी, 6.63 × 10⁻27 erg/सेकेंड, ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। और मास कितना दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम, जिसको हम ग्राम में लिखेंगे तो 1 × 10⁻³ ग्राम, इस तरीके से हम लिख लेंगे। हमारे पास वेलोसिटी भी दी हुई है कितनी है, 3 × 10⁵ सेंटीमीटर/सेकेंड ये दी हुई है। हम जैसे इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 6.63 × 10⁻27 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻³ मास है, और हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, 3 × 10⁵ सेंटीमीटर/सेकेंड। हमारे पास अब जो सॉल्यूशन मिलेगा वो किस में मिलेगा, सेंटीमीटर में मिलेगा। तो हमारे पास लेमड़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, जो कितना मिलेगा 2.21, और यहाँ पर पावर कितनी होगी, 10⁻³ × 10⁵, तो कितना मिलेगा 10⁻², और वो ऊपर जाएगा तो 10⁻29 हो जाएगा, 2 × 21 × 10⁻29 माइनस ये सेंटीमीटर, ये हमारे पास वेवलेंथ मिलेगी, जो क्या होगा, ये किस में होगी, हमारे पास CGS यूनिट में होगी। अगर यही मीटर में कन्वर्ट करनी हो हमें, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास, अर्ग और जूल में रिलेशन कितना होता है, 10⁻7 का, तो इसको जैसे ही हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 6.63 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, यही मिलेगा हमें कि 10⁻7 से और मल्टीप्लाई कर दें हम तो बड़ी यूनिट में मिल जाएगा, इट मीन्स SI में मिल जाएगा। और यही किलोग्राम में करना हो तो 10⁻6 किलोग्राम हो जाएगा, और यही सेंटीमीटर सेकेंड की जगह मीटर/सेकेंड में करना हो तो क्या हो जाएगा, 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, या फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये रिलेशन होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻³ मीटर/सेकेंड हो जाएगा। और हम जो हमारे पास वेवलेंथ मिल जाएगी वो किस में मिल जाएगी, मीटर में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ हमारे पास, What should be the momentum of a particle if its de Broglie wavelength is 1 angstrom and the value of h is 6.63 × 10⁻20 erg/सेकेंड। ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है, और पूछा क्या है आपको, सबसे पहले हमारे यहाँ पर मोमेंटम पूछा है, इस बार p की वैल्यू पूछी, p क्या होता है, mv होता है, ये पूछा है हमारे को। और दिया हुआ क्या क्या है, वेवलेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। अब ये जो मोमेंटम पूछा है p, ये किसने पूछा, ग्राम सेंटीमीटर/सेकेंड में पूछा है, इट मीन्स ये CGS यूनिट में पूछा है, इट मीन्स हमारे को जो वैल्यू पुट करनी है वो CGS में करें, या तो हम या फिर SI में कर दें और लास्ट में उसको CGS में कन्वर्ट कर दें। तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ये 1 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको हम CGS में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा 1 × 10⁻8 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर, और अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा। उसके बाद में और क्या दिया हुआ है, H की वैल्यू दी हुई है, वो भी किस में दी हुई है, CGS में, जो कितनी है 6.63 × 10⁻27 erg/सेकेंड, ये दी हुई है हमारे पास, ये वाली वैल्यू। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लेमड़ा इज इक्वल टू H/P, ये मिलेगी हमारे पास। हमारे निकालना क्या है, मोमेंटम, तो ये क्या हो जाएगा, H/λ। हमारे पास H की वैल्यू कितनी मिल गई,
6.63 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड, और वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10⁻⁸ 1 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा अर्ग इंटू सेकेंड। तो P की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, नीचे तो 1 ही है और 10⁻⁸ है, 10⁻⁸ जैसे ही ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा 6.6263 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁸, और ये किम मिलेगा सेंटीमीटर ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इससे मिलेगा। क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो मोमेंटम किस में मिलेगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड में मिलेगा। बट यहाँ पर CGS कर रहे हैं तो हमारे पास ये क्या मिल जाएगा, अब क्या हो जाएगी, पावर है, बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो ये कितनी मिल जाएगी, पावर 6.63 इंटू 10⁻⁹ ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको वेवलेंथ दी हुई है तो कैलकुलेट करना है, या फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है ये मोमेंटम या फिर मास और वेलोसिटी दे दी फिर कैलकुलेट करना है, या फिर आपको डायरेक्ट अगर काइनेटिक एनर्जी भी दे दे और वेवलेंथ पूछ ले तो लैम्डा इज इक्वल टू ये भी हमारे पास है h/√2m के, ये भी वैल्यू हमारे पास क्या है दी हुई होती है। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ हाइजेनबर्ग, कि जो हाइजेनबर्ग है उन्होंने क्या अनसर्टेनिटी दी, उन्होंने क्या बताया कि आप जो है एक साथ मोमेंटम और उसकी पोजीशन दोनों को एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, कि मोमेंटम जो सब एटॉमिक पार्टिकल है या फिर स्मॉल पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उनकी आप पोजीशन और मोमेंटम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। उन्होंने ये बताया इज ग्रेटर देन h/4π, ये इससे क्या होगा हमेशा ग्रेटर होगा, इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा इससे ग्रेटर होगी। इट मीन्स इन्होंने क्या बताया, जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ फाइंड नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ वेरिएशन मिलेगा, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी मिलेगी। अगर पोजीशन सही मिल रही है तो मोमेंटम सही नहीं मिलेगा, और अगर मोमेंटम सही मिल रहा है तो पोजीशन सही नहीं मिलेगा, और अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू जो है वो ऑलवेज ग्रेटर या इक्वल होगी इस चीज़ के। जैसे हम माइक्रोस्कोप की ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है इसकी बात करें, हमने स्विच ऑन किया, लाइट फ्लो हो रही है, तो उसमें क्या है उसकी जो इलेक्ट्रॉन वगैरह की पोजीशन है वो हम फाइंड कर लेंगे, बट नहीं कर पाएंगे। ऐसे हमारी है, हम तो पोजीशन फाइंड कर सकते हैं कि मैं कुछ ना कुछ चल रहा हूं तो यहाँ पे मेरा क्या है मोमेंटम है, वेलोसिटी होगी तो मोमेंटम है, और मेरी पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट से मैं फाइंड कर सकता हूँ। इजीली हम सर्टेनिटी बोल सकते हैं कि हाँ वेलोसिटी ये है या मोमेंटम ये हो सकता है और पोजीशन ये है। बट हमारे पास जो भी माइक्रोस्कोपिक होंगे वो एक रेंज के अंदर होंगे कि यहाँ से यहाँ तक सर्टेनिटी है कि ये पॉसिबल हो, कि यहाँ से यहाँ तक ये प्रेजेंट है। एक मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, जैसे हम बात करें कि हमारे पास क्या है न्यूक्लियस है और ये क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये सर्कल की फॉर्म ही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पॉसिबल हो सकता है, मान लो इलेक्ट्रॉन ने इधर से एंटर किया और एंटर करते ही हमने ये कर दिया डोर क्लोज करके, हम उसके पीछे की तरफ भागे कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं। अब पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक रेंज के अंदर तो हमें पता लगाना होगा ना कि ये कहाँ पर होगा। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, एक सर्कल में डायमीटर हो सकती है मैक्सिमम डिस्टेंस, तो इतनी डिस्टेंस जो होगी वो अनसर्टेनिटी होगी कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है मिल जाए। अगर यही बात करें, हम एक स्क्वायर ले लिया, इसकी साइड कितनी है a है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने एंटर किया, इसकी साइड कितनी है a है, तो अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या मिलेगी, एक मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है इसमें, तो इसका जो डायगोनल होता है वो क्या होगा √2a। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम पोजीशन क्या है दो पॉइंट्स के बीच में, वो क्या हो जाएगा, उसकी जो पोजीशन हो जाएगी वो मिल जाएगी। अब एक फिक्स रेंज में मिल रहा है, ये पता नहीं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है अभी फिलहाल, तो ये अनसर्टेनिटी कैसे बोल सकते हैं। मान लो कि हम पकड़ के बैठ के तो ये नहीं पता लगा सकते वेलोसिटी कितनी है, मोमेंटम कितना है, तो कुछ ना कुछ हमें क्या मिलेगा, अनसर्टेनिटी मिलेगा। ये किसने बताया था, हाइजेनबर्ग ने बता दिया था कि पोजीशन और मोमेंटम एक साथ फाइंड नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ इनके अंदर वेरिएशन मिलेगा। अगर आप पोजीशन को सही तरीके से फाइंड कर लेते हो तो मोमेंटम में कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा, अगर मोमेंटम सही तरीके से फाइंड होता है तो पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा।
इस तरीके से उन्होंने क्या दिया था, अनसर्टेनिटी रूल दिया था। और ये बताया था कि यहाँ पर डेल एक्स क्या है, अगर हम डेल एक्स की बात करें तो यहाँ पर डेल एक्स क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन, और डेल पी क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। यानी इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है तो वो क्या करता रहता है, कंटिन्यू अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है और वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, तो करती रहती है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन है, हम इसकी पोजीशन फाइंड करना चाह रहे हैं, पोजीशन फाइंड करेंगे, हमने लाइट दी, जैसे ही लाइट दी तो ये क्या होगा, एनर्जी है उसके अंदर गेन करेगा, गेन करने के बाद में ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, मोमेंटम होगा, हायर स्टेट में चले जाएगा, तो उसकी पोजीशन हमने फाइंड नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही मान लो ये कंडीशन हमारे पास मिल गई, हमने इसको ये एंटर किया, तो ये एक मैक्सिमम रेंज जो होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो सकती है उनके बीच में ही मिलने की ट्राई करेगा। इस तरीके से जो पोजीशन है और मोमेंटम है वो एक साथ फाइंड नहीं हो सकते, ये अनसर्टेनिटी रूल था। तो आज की क्लास में हमने जो दे ब्रोगली था उसके कुछ एप्लीकेशंस, न्यूमेरिकल्स और ये हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी रूल के बारे में पढ़ा। आगे आने वाली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।